स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास में। पिछली क्लास में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट किया था और इट वाज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, बहुत कुछ पढ़ा था। तो थ्योरी हमने काफ़ी कुछ कर ली थी। एज फॉर एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, एनबीएस के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे, ठीक है। तो एनबीएस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो इट वॉज वेरी इजी। होमवर्क करेंगे हम एनबीएस के, ठीक है ना। एनबीएस का होमवर्क करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में है CH3 की एनबीएस, तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक पे ऑक्सीडेशन करता था। सेकंड की बात करें तो यहाँ Br आ जाएगा और ये दो आंसर होंगे बिकॉज द सेंटर स्काइरल रेडिकल मैकेनिज्म में टॉप बॉटम अटैक हुआ होगा। बात थर्ड की करें तो थर्ड में पहले एनबीएस डाला गया है, तो योर पी जो होगा वो होगा आपका यहाँ 3 डिग्री पर Br, 3 डिग्री पर Br होगा। और Q जो होगा आपका वो Br तो ऊपर होगा ही होगा और नीचे Cl होगा, ठीक है। चलिए नंबर फोर्थ एनबीएस। अब देखो ये दोनों रिंग के बीच में एक बेंजाइलिक पोजीशन है, ये वाली, तो यहाँ Br लग जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। और एनबीएस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता था, आपको याद होगा। 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बनाएगा? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, और 1 डिग्री अल्कोहल वो भी जाएगा एल्डिहाइड में जाएगा, तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। 7th हमने कर लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 8th भी हमने कर लिया था, ठीक है। मैं फिर भी आंसर लिख देता हूँ। 7th का आंसर था ये Br, क्योंकि ये स्टेबल रेडिकल बनाता था और वहाँ पर Br लगाता था, तो यहाँ स्टेबल रेडिकल बन गया अल्फा कार्बन पर। 8th में अगर हम बात करें तो इट वॉज लाइक CH2 Br C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ट्रिपल बॉन्ड के अल्फा पर भी, अगर डबल नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड के अल्फा पर H लगा सकता है। 9th क्वेश्चन हमने कर लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। विडन 9th भी कर लिया था। 10th का भी आंसर सेम आएगा। 9th का आंसर मैं बता रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो था 2 और इंक्लूडिंग स्टीरियो था 3। 10th का आंसर बिल्कुल सेम आएगा और करना भी वही है। एक एलाइलिक पोजीशन है और उसके 2 पॉसिबल रेडिकल आएंगे, एक्चुअली होंगे 3, बट यू वुड फाइंड सेम आंसर, ठीक है। 11th का आंसर भी वही है। एक्सक्लूडिंग जो है वो अगर आप देखेंगे तो 1 होगा और इंक्लूडिंग 2 हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आंसर 1 होगा और इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर 2 होगा, बिकॉज आंसर इज वेरी वेरी इजी और वो ये है। सो एक ही आंसर आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12th हमने क्लास में कर लिया था। 12th हमने क्लास में कर लिया था। नाउ क्वेश्चन इज 13 which is very important. So as far as question is concerned, 1 2 3 4, excluding stereo it's a 4 and including stereo it's a 2 1 3 and 3 6, 4 and 6। 13th का आंसर है एक्सक्लूडिंग 4 होगा, क्योंकि अगर आप इसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सो यू वुड गेट इट पॉसिबल रेडिकल्स में एक रेडिकल ये मिलेगा आपको, क्लियर। और आप अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो रेजोनेंस से रेडिकल यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन 13th की बात कर रहा हूँ। और सिमिलरली एक रेडिकल यहाँ मिल सकता है आपको, और अगर आप देखें तो रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से यहाँ पर भी रेडिकल होगा, नेचर होगा। सो अब ये पॉसिबल रेडिकल है, अगर मैं प्रोडक्ट बना दूँ इन पर तो देखिए जरा, यहाँ आपका Br लगेगा। जिगजैग का मतलब होता है वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये फिक्स है बट ये वेरिएबल है। प्लस अगर आप और बनाना चाहें तो यू वुड फाइंड कि ये Br, ठीक है। सिमिलरली डबल बॉन्ड ये Br, ये वेरिएबल है। प्लस
ये इधर डबल, ये भी आर। यू कैन फाइंड इट कि ये 2 होंगे इस कायरल सेंटर पर और ये भी 2 होगा। सो टोटल इज 6, 2, 2, 4, 5, 6। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो नहीं देखना है, तो 4 and 6 इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज 14th क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14th। एंड आई एम श्योर कि आपने अगर इसे किया होगा तो आपको थोड़ा मजा भी आया होगा। क्लियर? सो आइए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 14th इज दिस वन। क्लियर? तो बहुत आराम से देखें, अगर मैं आपको बोलूँ तो एक एलाइलिक ये है, एक एलाइलिक ये है और एक एलाइलिक ये है। सो वी हैव 3 एलाइलिक पोजीशन फॉर एल्कीन। इसका अल्फा ओ बी है, अल्फा ए बी, अल्फा ए बी। तो इस पर हमें कराना है NBS। तो मैं सिंपल उसी तरीके से चलूँगा। पहला है पॉसिबल रेडिकल। पॉसिबल रेडिकल, तो 3 रेडिकल बनेंगे और तीनों रेजोनेंस कर सकते हैं। 3 रेडिकल बनेंगे, तीनों रेजोनेंस कर सकते हैं। तो आइए उन्हें आराम आराम से तसल्ली से समझते हैं। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट रेडिकल, ओके, सो इट कैन शो रेजोनेंस और आपको ये रेडिकल मिल सकता है। पेयर ऑफ 2, इट्स अ पेयर ऑफ 2। क्लियर? नाउ think about this radical, this allylic site, and due to resonance, ये भी आप देख लें, ठीक है। so these two appear, और यहाँ पर भी आएंगे, तो जगह की थोड़ी सी कमी है, बट मैं थोड़ी पतली पतली रिंग बना लूँगा। ओके, आपको पता है जैसे ही रेडिकल बनेगा प्लेनारिटी आ जाएगी, सिस्टम प्लेनर हो जाएगा। जहाँ रेडिकल बनेगा तो वहाँ आप फिर वेज एंड डैश शो करने का कोई लॉजिक है नहीं। एंड यू कैन इजीली फाइंड इट कि फिर मैं नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे, इसी का रेजोनेंस करके जो बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस वन। तो ये 2 पेयर। सो दीज आर पॉसिबल रेडिकल्स। क्लियर? सो नाउ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर में सेम लग रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखें आपको ये दोनों भी स्ट्रक्चर में सेम लग रहे होंगे। एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन में बोला था कि कई बार आप जब बहुत स्ट्रेट दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए पॉसिबल प्रोडक्ट पर चलते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट में मुझे क्या डॉट पर BR लगाना है? सही है, तो लगा देते हैं। ये BR लग गया, इट्स अ डबल बॉन्ड इधर। अच्छा, इस जगह पे BR लगने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि यहाँ CH2 है, तो लेफ्ट राइट कहीं से भी लगाओ यही बनेगा। प्लस यहाँ अगर हम लगाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ 2 केस आएंगे BR। क्लियर? इसके 2 केस आएंगे। चलिए स्टीरियो आराम से देखेंगे। जब मैं यहाँ BR लगाऊंगा, अब देखना ये कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं जिसमें कई बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। जब यहाँ BR लगेगा तो टॉप बॉटम लगेगा, तो नो डाउट देखो ये तो था ही, और यहाँ पर भी आया BR। क्लियर? अब देखना, अब आपका दिमाग आपको बोलता है कि सेम ही बनेगा। आपका दिमाग आपको बोलता है सेम ही बनेगा, तो ये सेम बनाना क्यों है? एक ही बार बनाओ ना, ना ना, पहले बना लो फिर बात करते हैं। फिर यहाँ BR लगाएंगे, तो जब मैं यहाँ BR लगाऊंगा तो एक मिथाइल ऑलरेडी लगा है, और ये जिगजैग BR प्लस ये एक तो वेज है, ये इधर ये BR। सो नाउ आउट ऑफ दीज 6, पहले स्टीरियो ना देखो, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आंसर ढूंढेंगे, फिर हम स्टीरियो देख के आंसर ढूंढेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कई धुरंधर लोगों को इसमें दिक्कत होती है। आइए लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इट्स अ यूनिक स्ट्रक्चर। 1 2 3, दे ऑल आर यूनिक, बट लुक एट इनका स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर मीन्स
अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आप नंबर करोगे तो नंबर बिल्कुल सेम चीज को सेम मिलने वाले हैं। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड इट कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, ध्यान से देखो इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर की बात हो रही तो इट्स 1 2 3 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के देखें, अगर स्टीरियो ना देखें तो इसका आंसर था 4। लेकिन आप स्टीरियो देखते हैं, और जब आप स्टीरियो देखते हैं तो मेरे भाई ये अकेला होगा, ये 1 होगा, फिक्स है। ये 2 होंगे क्योंकि ये सेंटर कायरल है। मेरे भाई ये सेंटर कायरल है इसलिए 2 होंगे। और यहां डाउट क्रिएट होता है कि यहां जो 2 होंगे शुड वी काउंट इट और नॉट। ये एक्चुअली है जो आपको ऐसा सेम यहां पर है, ये 2 पॉसिबिलिटी है एंड यहां 2 पॉसिबिलिटी है। सो शुड वी काउंट इट और नॉट। सो लुक एट केयरफुली, बहुत ध्यान से देखो। अगर आप ये देखें कि ये जो 2 हैं ये हैं क्या, जैसे मैं इस कार्बन पर आपको लेकर चलूं और मैं आपसे पूछूं कि जस्ट टेल मी कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सो यू वुड गेट इट R, आपको R मिलेगा। और अगर मैं इसका पूछूं आपसे तो ये आपको S मिलेगा। चेक कर लो, ये वो सेंटर हैं जिन्हें हमने टच नहीं किया। नाउ लुक एट दिस, जब हम यहां वापस आते हैं तो व्हाट यू वुड गेट 1 2 3। नाउ दिस सेंटर इज R and look at this center 1 2 3, this center is S. So what is the difference point? What is the difference point? Look carefully कि जो दोनों BR, ये BR तुम लगा रहे हो ये R के बाजू में लगा रहे हो, और यहां BR जो लगा रहे हो S के बाजू में लगा रहे हो। So they all are different actually. Look at carefully, RS तो कैलकुलेट कर ही लोगे। ये जो BR लग रहे हैं ये यहां R के बाजू में लग रहे हैं, जबकि वहां BR लग रहा है वो S के बाजू में लग रहा है। तो एक्चुअली ये जो भी 2 2 4 बनेंगे ये चारों अलग होंगे एंड दे वुड बी डायस्टीरियोमर्स, they would be diastereomers. Similarly you can find it like carbon carbon, this one 1 2 3, this is your S, clear? And look at this, this is your R. So this is a compound containing Br top and bottom when configuration is S, and this is, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, why it is happening कि हमने इसे टच नहीं किया, इसका कन्फिग्रेशन बदल रहा है। दरअसल आपके दोनों केस में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल रहा है और Br अपनी पोजीशन बदल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कन्फिग्रेशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब देखें मैंने उस फिक्स वाले सेंटर को टच भी नहीं किया एंड इंटरेस्टिंगली दिस आंसर इज 11, दिस आंसर इज 11। So it's a 4 and 11, it's a 4 and 11. So look carefully, it's a good question, full involvement of optical, जो कि आपकी बहुत अच्छी है, ऐसा मैं मान लेता हूं। देख लें देख लें देख लें, देख लीजिए। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मैंने होमवर्क में दिए थे आपको NBS के। और आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ के आपको अगर लास्ट टॉपिक याद हो, लास्ट टॉपिक, तो लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको एक डेटा दिया था कि एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन कराने पर 2 प्रोडक्ट मिली थी, और आइसोब्यूटेन के मोनोक्लोरिनेशन पर 2 प्रोडक्ट मिली थी, और उन प्रोडक्ट के परसेंटेज को देखकर हमने एक चीज कंक्लूड की थी। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं उसी चीज को आगे लेकर। ये मैं हटा रहा हूं, आज नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके चलिए, सो जो चीज हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज relative yield, relative yield was relative reactivity into probability factor, क्लियर? यानी कि उस चीज पर्टिकुलर 1 डिग्री H, 2 डिग्री H या 3 डिग्री H के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी मैटर कर रहा है कि 1 डिग्री H कितने हैं, 2 डिग्री H कितने हैं, 3 डिग्री H कितने हैं। और ये हम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे थे? लास्ट क्लास में
जो एक एग्जाम्पल लास्ट में लिखाया गया जिसमें मैंने आपको डेटा दिया कि एक्चुअल डेटा है, वो एक्चुअल डेटा है कि प्रोपेन का अगर हम मोनोक्लोनेशन करते हैं तो वो मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, वही एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दैट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट Cl2, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बातचीत नहीं करें। 2 प्रोडक्ट्स वर गिवन, ये आपके लास्ट में मैंने लिखाया था, एंड इट वाज लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 44%, इट वाज 56%, पॉइंट में कुछ आगे पीछे हो सकता है। एंड एक और डेटा दिया था मैंने, इट वाज फॉर आइसोब्यूटेन and products were like Cl and like Cl, and its percentage was how much, 66.5%, and इसका percentage था आपका 33.5%। क्लियर? तो अब क्वेश्चन सुनना, हमें कैसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर वही क्वेश्चन देखिए पूरा लिखा हुआ है जो पिछली क्लास में मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। ये चल रहा था, शुरुआत हुआ था एट एनी टेम्परेचर T, एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है। तो जितना डेटा दिया हुआ था उस डेटा पर आपने ये 2 इक्वेशन लिखी थी और उस 2 इक्वेशन से हमने परसेंटेज देखकर वो कंक्लूड किया था। नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, following percentage yield of product of following reactions at same temperature T। ये उसी क्वेश्चन में कनेक्ट कर लेंगे, जिस टेम्परेचर पे हमें ये डेटा दिया गया है उसी टेम्परेचर पर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको और आप उसका डेटा निकालेंगे, ठीक है। इसके प्रोडक्ट का परसेंटेज निकालेंगे। सारे लोग ध्यान से देखें, बिल्कुल बातें नहीं करें, सुन लो, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। Cl2, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। आइए, तो जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना, तो यहीं से स्टार्ट, जैसे मैंने लिखा है, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो आइए ऐसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। दिस डेटा वाज गिवन इन क्वेश्चन, ये दोनों डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आइए हम ए पार्ट करते हैं। तो जब हम ए पार्ट को करेंगे तो सारे लोग मुझे बताओ कि जब तुम इस पर Cl2 कराओगे, Cl2H करोगे तो आपको कितनी प्रोडक्ट मिलेंगी? 1 2 3 4, सारे लोग देखो, 1 2 3 4, देखें ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगी, P Q R S। तो हमें इन P Q R S का परसेंटेज निकालना है, हमें इन P Q R S का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। यील्ड कितने परसेंट बना है, एंड यील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। आइए तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे कि हमने एक फॉर्मूला लगाया, रिलेटिव यील्ड इक्वल टू क्या आएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सारे लोग देखेंगे, तो रिलेटिव यील्ड ऑफ P हम निकालेंगे, फिर रिलेटिव यील्ड ऑफ Q निकालेंगे, फिर रिलेटिव यील्ड ऑफ R निकालेंगे, फिर रिलेटिव यील्ड ऑफ S निकालेंगे, ठीक है। देखिए देखिए बड़ा आसान है। तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी फैक्टर सबका बहुत क्लियर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर सबका बहुत क्लियर है। कैसे देखें जरा, P को बनने के लिए देखिए क्या ये 6H जिम्मेदार हैं या नहीं, सारे लोग ध्यान से देखो, P के फॉर्मेशन के लिए क्या ये 6H जिम्मेदार हैं या नहीं। इन 6 में से कोई भी H निकालोगे तो P ही बनेगा, कोई भी H निकाल के Cl लगाओगे तो P ही बनेगा। सारे लोग ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें, कोई भी H निकाल के, ये जो 6 ब्लू H हैं, कोई भी H हटा के Cl लगाओगे तो P ही बनेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज वेरी क्लियर, दैट इज 6। अभी मैं केवल प्रोबेबिलिटी फैक्टर लिख रहा हूं ये वाला, ठीक है।
नाउ व्हाट अबाउट क्यू? क्यू के लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्यू के लिए ये एक एच जिम्मेदार है, तो इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 1। आर के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आर के लिए 2H जिम्मेदार, आप देख सकते हैं। तो आर के लिए आ गया यहां पर कितना? 2। प्रोबेबिलिटी फैक्टर सारे लोग देख लो, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। एंड एस के लिए अगर मैं बात करूं, एस के लिए तो मेरे भाई ये तीनों H हैं, जिनमें से कोई भी हटाओगे तो S मिलेगा, H हटा के Cl लगाओगे। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज वेरी वेरी क्लियर, बट what we have to find out is relative reactivity. Clear? We don't know what is relative reactivity for 1 degree carbon H, for 2 degree carbon H, for 3 degree carbon H. So let's consider some data. इधर कुछ डेटा मान लेते हैं, ठीक है? Let's consider relative reactivity. सारे लोग देखेंगे for 1 degree, 2 degree and 3 degree CH of chlorination at टेम्परेचर वही होना चाहिए क्योंकि उसी टेम्परेचर पे निकलना है, टेम्परेचर T। ये मैंने मान लिया दोस्तों, ये मैंने मान लिया कि 1:x:y है, 1:x:y, ये रेशियो मैंने मान लिया। क्लियर? तो बताइए ये कितने डिग्री का H था? ये वाले H कितने डिग्री के हैं? बोलो बोलो, सारे बोलो। 1 डिग्री के हैं, और 1 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है? 1। 1 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है? 1। इट कम्स आउट टू बी 6। सारे लोग बताओ ये कितने डिग्री का H है? 3 डिग्री का, और 3 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है Y, ये आ गया Y। R कितने डिग्री से बना है? 2 डिग्री से बना है, तो 2 डिग्री के लिए क्या था? X, it comes out to be 2x, है ना आसान? एंड S कितने डिग्री से बना है? सो 1 के लिए 1 था, तो इट वाज 1, so it comes out to be 9. So what is total of PQRS? So it's a 3 actually, 3. So 6 plus 3 is a 9 plus 2x plus y. Clear? So now I think it's a very easy that you can calculate percentage of P by using 6 upon, इसका पार्ट जो है, अपॉन 9 प्लस 2x प्लस y इंटू 100। क्या आप सब कर लोगे क्या? परसेंटेज Q क्या होगा? इट वुड बी y अपॉन 9 प्लस 2x प्लस y इंटू 100। एंड व्हाट वुड बी परसेंटेज R? इट वुड बी ट्वाइस ऑफ x अपॉन 9 प्लस 2x प्लस y इंटू 100। अब यार 100 से माइनस कर देना, सब करवाओगे क्या? 3 अपॉन 9 plus 2x plus y into 100. So this is over. अब आप कहोगे ये क्या है, एक्स वाई के टर्म्स में आंसर निकाल दिया। You can easily calculate x and y by help of these data. this data. इस डेटा से आप x और y निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चलो मान लेते हैं ये प्रोडक्ट है P डैश, क्लियर, और ये प्रोडक्ट है Q डैश। सिमिलरली ये प्रोडक्ट है आपकी P डबल डैश, और ये प्रोडक्ट है आपकी Q डबल डैश। ठीक है, तो सारे लोग देखें और मुझे बताएं कि रिलेटिव यील्ड ऑफ P डैश क्या होगी और रिलेटिव यील्ड ऑफ Q डैश क्या होगी। तो रिलेटिव यील्ड निकालने के लिए हम क्या क्या लगाते थे? रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो मुझे बताओ P डैश बनाने के लिए तुमने 1 डिग्री कार्बन से H हटाया, 1 डिग्री कार्बन से H हटाया, 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है? 1। इट्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है? यहां Cl लगा रहे हैं तो 3H इधर 3H इधर, 6 इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सो इट्स कम्स आउट टू बी 6। ये आया 6, आया या नहीं है? नाउ फॉर Q डैश 2 डिग्री H है, 2 डिग्री H के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है X, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो इट्स एक्चुअली 2x। सो लुक एट केयरफुली, ये आया 2x, ये आया 6, और ये दिया 44%। मेरे ख्याल से आपके पास बुद्धि नाम की चीज है। सिमिलरली आप P डबल डैश के लिए और Q डबल डैश के लिए निकालेंगे
तो p डबल डैश के लिए क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 दैट इज 9, और इसके लिए निकालेंगे 3 डिग्री का क्या y इंटू 1 y। आई थिंक हमें परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, सो रेशियो ऑफ दीज टू 6/2x would be certainly 44/56, and similarly यहां कर सकते हैं what would be that 9/y equal to what 9/y equal to 66.5/33.5, right? So you can find it clearly x and y, नीचे वाले b से y आ जाएगा, a से x आ जाएगा, और ये जो हमने किया यहाँ x और y रख लेना। सो नाउ यू हैव टू रिपीट क्वेश्चन फॉर b, c and d, for b, c and d, for b, c and d you have to repeat the whole question. I mean x और y की वैल्यू तो सेम यूज करोगे इन सब में, ये वाला पार्ट आपको b, c, d के लिए करना है, ठीक है? कर लेंगे? इजी है भाई, इजी है, इजी है। क्वेश्चन वही है जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। नाउ मूविंग अहेड विद न्यू क्वेश्चंस। आइए इसमें देखिए एक चीज है, मैं कुछ और क्वेश्चंस भी लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल 1 तो हमने किया, एग्जाम्पल 2 लाइक जैसे मैंने आपको दिया CH4 Cl2HNu 3 CD4 Cl2HNu CT4 Cl2HNu PH3 CH Cl2HNu, मोनोक्लोरिनेशन ही कराना है आपको, PH2CH2 PHCH3 Cl2HNu, सिमिलरली अगर Br2HNu दिया जाए, ठीक है? सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको करने। एक बहुत क्लियर सी चीज है, Br2HNu में अगर आपको वैल्यू याद हो जो मैंने आपको बोला था रिलेटिव रिएक्टिविटी की, दैट वाज 1:80:1600, आपको याद होगा रिलेटिव रिएक्टिविटी ब्रोमिनेशन की। तो मेरे भाई सोचो अगर एक भी 3 डिग्री H हो गया, एक भी 3 डिग्री H हो गया तो उसकी रिलेटिव यील्ड इतनी आ जाएगी, एक 3 डिग्री H हो गया तो इससे कॉम्पीट करने के लिए 2 डिग्री H कितने होने पड़ेंगे, 20 या उससे ज्यादा, और 1 डिग्री H तो रहने दो, 1601 डिग्री H कहां से लाओगे? तो ब्रोमिनेशन इज वेरी सेलेक्टिव, ब्रोमिनेशन इज वेरी सेलेक्टिव, मैंने मेंशन भी किया है। सो इफ ब्रोमिनेशन इज देयर, इफ ब्रोमिनेशन इज देयर एंड 3 डिग्री H है तो बिंदास वही आंसर आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज को, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है वो उसमें हम देखेंगे 1600 के आसपास जा रहा है। तो दिस इज वेरी क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हैं उसी सेंस में मैंने आगे दिए। अब एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ करेंगे, मिलकर करेंगे, और उसके बाद उस पर मैं 8, 10, 12 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ ये हटा देता हूँ मैं, उसके लिए ये सेगमेंट हटा रहा हूँ। चलिए 13th क्वेश्चन देखें। 13th, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट। अब देखना जरा ध्यान से, आपको A कैलकुलेट करना है, B करना है, C करना है, D करना है और E कैलकुलेट करना है। 5 पार्ट हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। क्या क्या है इसमें? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स excluding stereo, total number of this including stereo। अच्छा, कई बार कुछ ना लिखा जाए और टोटल पॉसिबल लिखा जाए तो ऑब्वियसली स्टीरियो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हो गया, यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ
एनेंशियोमेरिक पेयर्स, एनेंशियोमेरिक पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स, हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऑप्टिकल में किए, और ये वाला पॉइंट समझेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ fractions obtained on fractional distillation of product mixture। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या खासियत, ये हम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मिलकर करेंगे। ऊपर वाले में तो आपको पता है स्टीरियो नहीं देखना है, प्रोडक्ट गिननी है, दूसरे वाले में स्टीरियो देखना है, तीसरा वाला बहुत क्लियर है, एनेंशियोमेरिक पेयर, जो मिरर इमेजेस आए हों, साथ में आए हों, कपल पेयर। रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो, ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, क्लियर। एंड लास्ट वाला समझें, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। ये बहुत क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब है कि आपके मान लो प्रोडक्ट में 7 चीजें आई हैं, 7 चीजें, ठीक है, मान लीजिए 7 चीजें आई, अगर उन 7 का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, कंटेनर में 7 चीजें पड़ी हैं, कंटेनर के नीचे आग लगा दो तो एक वेपर बनेगी। तो पहले किसकी वेपर बनेगी, 7 में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर पहले बनेगा, उस वेपर को कलेक्ट कर लो, डिस्टिलेट हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, 6 बची, फिर हीट किया, फिर एक आया, फिर हीट किया, तो ऐसे कितने फ्रैक्शंस आएंगे, 7, क्योंकि 7 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स थे। मान लो चीजें तो 7 हैं, लेकिन उसमें कोई 2 ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो अब आपको फ्रैक्शन कितने मिलेंगे, 6, क्योंकि वो दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे। तो आपको पूरा करने पे 6 ही फ्रैक्शन। मान लेते हैं चीजें 7 हैं, लेकिन 2 का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा है और बाकी 2 का एक जैसा है, तो 5 मिलेंगे। बहुत इजी है। अब आप कहोगे तो ऐसे कैसे पता करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, किसका अलग है, तो भाई साहब एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, तो अगर एनेंशियोमर्स हुए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, और इसके अलावा डायस्टीरियोमर्स या कोई नया कंपाउंड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो इट्स एक्चुअली इजी। तो लेट्स स्टार्ट इट विद फर्स्ट क्वेश्चन। चले चालू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इट्स अ क्वेश्चन दिस वन, Cl2H9, तमीज से करेंगे। आइए तो पहले हम देखेंगे कितने डिफरेंट पोजीशंस हैं जहां पर हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से देखते ही आपको एक आंसर पता चल गया, एक क्लियरली 5 आया, क्योंकि यहां Cl लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, सबका स्ट्रक्चर अलग होगा और ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिलहाल चलो बना लेते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से देखना है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट एंड पांचवा प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझना है। तो भाई 5 दिख रहे हैं, तो पहला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, सो ए कम्स आउट टू बी 5, ए 5 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है स्टीरियो देखो, चलो स्टीरियो देखते हैं। इसमें स्टीरियो नहीं है, ये अकेला है, इसमें स्टीरियो नहीं है, ये सिंगल फॉर्म में रहेगा, इसमें स्टीरियो नहीं है, ये सिंगल फॉर्म में रहेगा, देखते रहना। नाउ लुक एट these two centers, both are chiral, तो एक्चुअली इट कैन एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स, 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और वो 4 फॉर्म में क्या होगा बताइए, एक कंपाउंड होगा डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। एक्चुअली अगर आप इसके आइसोमर्स बनाएं तो सिस बनाओगे और ट्रांस बनाओगे, सिस की मिरर इमेज भी लोगे और ट्रांस की मिरर इमेज भी लोगे, क्लियर। तो इसके 4 आइसोमर्स होंगे, तो वो होंगे क्या, एक कंपाउंड, एक मिरर इमेज, एक और कंपाउंड, एक और मिरर इमेज। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो दीज आर टोटल 4, लेकिन ऐसे लिखने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि आपको पता है ये एनेंशियोमर्स हैं,
D प्लस L, ये एक एनेंसियोमेरिक पेयर है, और D डैश प्लस L डैश ये भी एक एनेंसियोमेरिक पेयर है, बट ये दोनों अलग अलग एनेंसियोमेरिक पेयर्स। इतना तो आता होगा यार, ऑप्टिकल है, दो सेंटर हैं, सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर 2 4 आते हैं। चलो इधर देखते हैं, लुक एट सेम सिचुएशन इज हियर, सेम सिचुएशन इज हियर। सो व्हाट would we have? It would be D double dash plus L double dash, huh? Along with D triple dash plus L triple dash, और ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी 4 होंगे। नाउ लुक एट लास्ट, ये 2 होगा, और ये 2 भी क्या होगा बोलो? तो एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस। जीआई करता है, ये क्या करता है? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी। 1 1 4 4 2, इट्स एक्चुअली 12, इट्स एक्चुअली 12, A5 B12. Now C is an anenciomeric pair. I think it's very easy. One of the pair, second pair, third pair, fourth pair. So C comes out to be fourth. Clear? And D is resolvable products. Resolvable products is optically active product, and I think answer is very same. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 products are optically active. 4 पेयर हैं, देखिए ये एक्टिव, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, आखिरी के दोनों इनएक्टिव हैं। सो ये 4 और ये 4, ये 8 प्रोडक्ट हैं जो एक्टिव हैं, और इन्हें हम रिजॉल्वेबल की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज ई, दैट इज ई। लुक एट ई एंड व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आंसर क्या होना चाहिए ई का? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने बोला था आपको, तो एक ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, एक ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। इसे डी और एल का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो ये एक हो गया, इसका सेम होगा तो ये एक हो गया, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा। बट रिमेंबर सिस और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, बिकॉज दे आर डायस्टेरियोमर्स। सो 1 1 1 1 1 1 1 1, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स योर 8, इट्स योर 8 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स चेक करने। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, बस इसका अलग, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। सो भैया ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे में आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आप करेंगे, ऑब्वियसली अपने घर जाकर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सब कुछ निकालना है, ABCD सब। याद रखें, अगर शुरुआत में कोई कायरल सेंटर दिया गया है, जैसे दिस सेंटर इज गिवन, तो बहुत सारे तरीके हैं ये बताने के कि ये सेंटर फिक्स है या नहीं। तो या तो वेज बना के दे दिया जाए, या डैश बना कर दे दिया जाए, या फिर यहां लिख दिया जाए ऑप्टिकली प्योर, या तो ये लिख दिया जाए ऑप्टिकली प्योर। ऑप्टिकली प्योर का मतलब होता है कि कोई एक फॉर्म है जो कि वहां पर है 100%, उसी को लेकर चलेंगे। सो एज इन दिस क्वेश्चन Cl इज इन वेज फॉर्म, सो ये आपका क्या है? फिक्स है। सो ये करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो 7th क्वेश्चन है ये आईटी में 4-5 बार आ चुका है, बहुत इजी है बट बहुत बार आ चुका है। CH3 HCl CH2 CH2 CH3। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये वाले। एट, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 8 तो हो ही गया, 9
10th, एक और करो आप। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस करके लाने और सबके लिए आपको ए बी सी डी ई पांचों पार्ट को कैलकुलेट करना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट ए बी सी डी ई फॉर ऑल ऑफ द पार्ट। ठीक है, चलें, मैं हटा देता हूं इसे। सो वी हैव अ गुड न्यूज कि इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म हुआ है और आपको पता है जब कोई चैप्टर खत्म होता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं बताइए? हम एक ब्लैंक पेज छोड़ देते हैं। तो एक ब्लैंक पेज छोड़ दीजिएगा, नए चैप्टर को हम वेलकम करने जा रहे हैं। नया चैप्टर बहुत मज़ेदार है, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये होमवर्क कर लीजिएगा आप, जो आपके सामने आया है ये मैं हटा रहा हूँ। आइए, ठीक है। सो बहुत मज़ेदार चैप्टर चालू करें? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर जब शुरू होता है तो बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं। तो आइए, इस चैप्टर को हम बेसिकली बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लाइक वी कैन नेम इट लाइक, ध्यान से सुनेंगे, रिएक्शंस ऑफ alkyl halide. We can name it like this. We can name it like reaction of halogen derivatives. Clear? Okay, so we can name this chapter like this. Alkyl halide क्या होता है? अरे यार, हाइड्रोजन हटाकर किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन लगा दो, किसी भी एल्केन से। सो लाइक RH is a alkane, we just substitute H by X. We just substituted H by X. So this RX is known as alkyl halide, or you can say it is halogen derivative. Halogen derivative of what? RH. RH का हेलोजन डेरिवेटिव है, H की जगह हमने हेलोजन लगाया। ओके, तो इसका और भी एक नाम आएगा जो चैप्टर हम आज चालू करने जा रहे हैं। तो वो नाम हम पहले समझते हैं कि क्या है, कहाँ से आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो सीधा सीधा मुद्दे पर आते हुए हम ये लिखते हैं, रिएक्शंस shown by alkyl halide। ध्यान से देखें सारे लोग, रिएक्शन shown by alkyl halide। चलो, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एल्काइल हैलाइड रीजेंट्स में किस कैटेगरी में रखे गए थे? इट वाज इन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? आंसर मी। इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में रखे गए या न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में? याद है आप जब उन्हें अटैकिंग रीजेंट्स पढ़ा तो रीजेंट्स में कहाँ रखा इन्हें अल्काइल हैलाइड्स को, इलेक्ट्रोफाइल में या न्यूक्लियोफाइल में? तो मेरे भाई आपको अगर प्रॉपर याद नहीं है तो RH जो था वो कैटेगरी थी इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी, और इलेक्ट्रोफाइल की भी लास्ट कैटेगरी थी, थर्ड कैटेगरी थी। तो आइए जरा सारे लोग ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा। ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया है, ये दिस इज योर R एंड दिस इज योर X। ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ध्यान से देखेंगे। दिस इज योर R, दिस पोर्शन कार्बन पोर्शन इज R एंड दिस इज योर X। एंड ऑल वी नो कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है।
तो इस पे अटैक करने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डेंस। इस पे इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। बहुत इजी है, सिंस इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सो सारे लोग ध्यान से देखें। अब मेरे भाई यहां पर पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या मिलने वाला है वो सुनिए। एक केस ये मिलने वाला है कि A- को इस CX बॉन्ड में पोलराइजेशन के तहत इस कार्बन पे कुछ डेफिशिएंसी दिखाई दे। सारे सुनना आराम से। इस कार्बन पर कुछ डेफिशिएंसी दिखाई दे तो A- इससे इस तरीके से रिएक्शन करे। ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को ध्यान से देखें, रिएक्शन को ध्यान से देखें, रिएक्शन को ध्यान से देखें। तो मेरे भाई यहां पर हुआ क्या? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक है और A- ने बिहेव किया लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। A- ने बिहेव किया लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं A- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और एक माइनस को हटा रहा है और उसकी जगह पर लग रहा है। तो पहली बात जो आपके दिलो दिमाग पर छा जानी चाहिए वो ये कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्रिकेट में आपने सब्स्टिट्यूट लगाए होंगे, जैसे मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया था, NBS, रीड्स, फोटोहेलोजिनेशन। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को हटा रहा था, वैसे ही यहां एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. That's why it is called nucleophilic substitution reaction. Look at this. ये एक रिएक्शन जो है हैलाइड शो करते हैं, बहुत कॉमनली शो करते हैं। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर पॉसिबिलिटी। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज रखने वाली जो चीजें होती हैं वो बेस की तरह भी काम कर सकती हैं, वो बेस की तरह भी काम कर सकती हैं। समझना बहुत मजेदार है। A- बेस भी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आ रही है आपके सामने, ये बेस भी हो सकता है। और अगर ये बेस हो सकता है तो मेरे भाई आप देख सकते हैं आपके पास ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाए कि बेस जो होता है वो H लेने में इंटरेस्टेड होता है, H। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आप थोड़ा सा भी महसूस करते हो, कार्बन और हाइड्रोजन में आपको पता है H पर स्लाइड पार्शियल प्लस होता है, तो इसने H लिया और आप देखें इंटरनली इस तरीके से आपको जो मिलेगा वो ये मिला, H लेकर भागा है और X- ये आया। क्या हुआ होगा? A- ने जब H प्लस खींचा होगा, A- ने जब H प्लस खींचा होगा तो C पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट होने लगी होगी। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर जो हल्का सा प्लस है उससे बॉन्ड बनाएगा और X को बाहर भागना पड़ेगा लाइक दिस। तो मेरे भाई यहां आप समझ सकते हैं खुले तौर पर साफ साफ बोला गया है कि यहां एलिमिनेशन हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। इट्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है तुमने इस कंपाउंड से दो चीजों को पकड़ के निकाल लिया, H and X, H and X, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट। इससे पहले तुम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो। मैं बताऊं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, H हटाते थे, OH हटाते थे, वाटर निकाल के डबल बॉन्ड बनाते थे, दैट वाज एलिमिनेशन रिएक्शन। और बताता हूं, तुम एडिशन पढ़ चुके हो, मार्कोनिकॉफ एडिशन, जोड़ दो जोड़ दो, एडिशन है बाहर से लाओ जोड़ दो, एलिमिनेशन क्या है? सर निकाल के भागो, दो चीज लाओ जोड़ दो एडिशन, दो चीज निकाल लो एलिमिनेशन। तो मेरे भाई एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो कर सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, जैसा आपके सामने लिखा है। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी दिमाग लगाएंगे, सर मुझे एक बात बताओ, अगर A- का नेचर बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल का है तो ये होगा, यस। अगर A- का नेचर बेहतरीन बेस का है तो ये होगा, सही है सर। लेकिन A- ऐसा हो जिसके पास न्यूक्लियोफिलिक भी नेचर हो और बेसिक नेचर भी हो, समझिए आप इस बात को। A- ऐसा हो जिसके पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो, तो प्रभु समझो उस समय रिएक्शन में ये भी आंसर आएगा प्लस ये भी आंसर आएगा,
दरअसल थोड़ा सोचो, हमेशा ये दोनों आंसर आ रहे थे, लेकिन जब ए बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट की यहां पर बात नहीं की। और जब ये बहुत अच्छा बेस था तो ये डोमिनेट कर गया, हमने इस प्रोडक्ट की बात नहीं की। लेकिन अगर ए माइनस ठीक ठीक बेस और ठीक ठीक न्यूक्लियोफाइल है तो उस समय ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों बनानी पड़ेगी। और यही इस चैप्टर की खूबसूरती है कि लास्ट में जाकर हम ये सीखेंगे कि कौन सा उन दोनों के उस केस में कौन सा डोमिनेट करेगा। ये इस चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे, ये इस चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे। क्लियर? सो मैं आपको बता दूं, दरअसल आपके सामने दो चैप्टर लिखे हुए हैं। वन ऑफ द चैप्टर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हम चालू करेंगे अब पढ़ेंगे, और वो खत्म होगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब ये खत्म होगा तो लास्ट में हम 15 मिनट बात करेंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ओके, जब हम ये चैप्टर चालू कर लेंगे, चालू हो गया वैसे, आगे बढ़ेंगे लेकर, तो हम एक्सक्लूसिवली सब्स्टिट्यूशन ही कंसीडर कर रहे होंगे, और जब ये चल रहा होगा तो हम एक्सक्लूसिवली एलिमिनेशन ही कंसीडर कर रहे होंगे। सो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में वही रिएक्शंस लाएंगे जिनमें सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा होगा। ठीक है, सो समझ लो, देख लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत सारे डिटेल में पढ़ने। ठीक है, सो मूविंग विद वन मोर मिड हेडिंग, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हटा रहा हूं मैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एक और हेडिंग। जैसा कि मैंने बोला था कि इस चैप्टर को हम इस रिएक्शन के नेचर से भी ले सकते हैं। एंड फर्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग ये भी सुन लें कि इन्हीं रिएक्शंस को एसएन रिएक्शंस भी बोला जाता है। एसएन, S stands for substitution and N stands for nucleophilic. N stands for nucleophilic, SN reaction. ठीक है, चले करें, डेफिनेशन से चालू करेंगे। क्या है डेफिनेशन? बोलो, when a nucleophile substitutes another nucleophile, reaction is known as SN reaction या substitution reaction। क्लियर? ठीक है ना भाई, बहुत आसान, सिंपल है। आइए, ओके, अब जो चीज पढ़ेंगे वो एकदम हिम्मत के साथ पढ़ना है, ऐसा डरना वरना नहीं है। ठीक है ना? बहुत मजेदार है। चलिए, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ SN। तो ये बहुत इजी हो गया रिएक्शन, एक चाहो तो एक रिएक्शन लिख सकते हो। ये H था, ये X था, ये A माइनस था, वही वाली रिएक्शन है, वही पुरानी रिएक्शन जो है ये X माइनस। अब सोचो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सोचिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि A X को कैसे हटाएगा और वहां कैसे लगेगा। सोचिए जरा, ये बात सोचकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सर ये बात पढ़ाओगे आप कितने लेक्चर में? बेटा ये 3 लेक्चर चलेगा कम से कम, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स, मतलब 4 साढ़े 4 लेक्चर भी हो सकते हैं। कुछ बेहतरीन मजेदार है। और हम पढ़ेंगे केवल इतना कि ए हटाएगा X हटेगा, ए हटाएगा X हटेगा। इसलिए सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए, बहुत आसान है, एकदम नॉर्मल थॉट से सोचकर भी हमेशा सब समझ सकते हैं। एकदम नॉर्मल थॉट से सोचकर, अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा आ जाएगा, पूरा चैप्टर आ जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। हमें यही तो जानना है कि ए ने एक्स को कैसे कैसे या ए ने एक्स को किस तरीके से हटाया होगा। यानी कि हम जानना चाहते हैं मैकेनिज्म के बारे में, हम जानना चाहते हैं मैकेनिज्म के बारे में। सो दिल थाम कर बैठिए, आपके सामने आ रहा है पॉसिबल मैकेनिज्म्स फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, तो मैं यहां पर आपके सामने बताने जा रहा हूं। SN मैकेनिज्म,
क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड है एसएन मैकेनिज्म, थर्ड है एसएन मैकेनिज्म, फोर्थ है एसएन मैकेनिज्म, फिफ्थ है एसएन मैकेनिज्म, सिक्स्थ है एसएन मैकेनिज्म। 6 मैकेनिज्म हो गए दोस्तों। आइए, सेवेंथ है एसएन मैकेनिज्म, ठीक है, एसएन हो गया, 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 ठीक है, और एक एसएन और हो गया, तो और कर लेते हैं। एट्थ एसएन मैकेनिज्म और एक है नाइन्थ एसएन मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप में से कई लोग का भेजा खराब हो गया होगा कि सर को हो क्या गया है? कुछ लोगों ने अपने चश्मे 2 बार साफ कर लिए होंगे कि हम ही को नहीं दिख रहा है या सबके साथ ऐसा हो रहा है। दरअसल सब पढ़ना तो यही है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन मैकेनिज्म्स में हल्का हल्का कोई डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट इज SN2 मैकेनिज्म, सेकेंड इज SN1 मैकेनिज्म, थर्ड इज SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, फोर्थ इज SN2 मैकेनिज्म, फिफ्थ इज SN1 मैकेनिज्म एंड सिक्स्थ इज SNI मैकेनिज्म। है ना मजेदार? अगला है SNNGP मैकेनिज्म, SNNGP मैकेनिज्म। अगला है SNAE मैकेनिज्म और लास्ट वाला है SNEA मैकेनिज्म। है ना मजेदार? और सबका काम यही प्रूफ करना है कि these mechanisms are about possibilities to substitute a nucleophile by another nucleophile। बहुत मजेदार है, सोचिएगा। फिर आप में से कुछ लोग का भेजा खराब हुआ, फिर चश्मा साफ किया कि यार ये 2 बार क्यों लिखा है। तो मेरे भाई 1 2 3 है SN2 SN1 SNI, 4 5 6 है SN2 डैश SN1 डैश एंड SNI डैश। हाँ, अब आप खुश हो गए यार, डैश डैश वाली बात सुन के खुश हो जाते हो आप लोग। सो नाउ दीज आर द पॉसिबल मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, SN2 डैश मैकेनिज्म, SN1 डैश मैकेनिज्म, SNI डैश मैकेनिज्म, SNNGP मैकेनिज्म, SNAE मैकेनिज्म, SNEA मैकेनिज्म। ओके, सो आई थिंक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट S and N, आई मीन एनीथिंग एक्सेप्ट S and N। S के बारे में पता सब्स्टिट्यूशन, N के बारे में पता न्यूक्लियोफिलिक। अब देखिए, दरअसल नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स दे ऑलवेज टेल्स अस अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पीछे वाला कह रहा वाह, आपने ऐसे बोला जैसे हमें समझ में आ गया। दरअसल SN2 को हम बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। आई वाला होगा इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और मैं आपको डैश का नाम नहीं लिखाने जा रहा हूं, डैश अच्छा नहीं रहेगा, हम कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधा हम डैश पढ़ रहे होंगे तो वहीं देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इसमें और इसमें, ठीक है, वहीं पढ़ लेंगे डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए बड़ा मजेदार, एनजीपी ध्यान से सुनिए। एन मतलब होता है ये वाला, इस एस और एन का मतलब तो जानते हो, इस एस एन का मतलब जानते हो। एनजीपी के एन का मतलब है नेबर मतलब पड़ोसी। एन मतलब नेवर, पड़ोसी। एनजीपी पड़ोस वाले, जी मतलब ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप, पी मतलब पार्टिसिपेशन। अगर पड़ोस वाला ग्रुप
रिएक्शन में पार्ट लेने लगे तो हम उसमें एनजीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये जो है ये है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये है SNNGP। नाउ SNAE बड़ा मजेदार है और ये थोड़ा सा अलग है, ये आपकी बाकी सारी केसेस से थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ये सबसे लास्ट में पढ़ना है, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। A स्टैंड्स फॉर एडिशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। अब आप कहोगे ये क्या है, क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रहे हो, बोल एडिशन रहे हो, एलिमिनेशन रहे हो। तो ये जब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एडिशन एलिमिनेशन कराते हुए ओवरऑल हम सब्स्टिट्यूशन करा पाते हैं। पहले कुछ जोड़ देते हैं फिर कुछ निकाल लेते हैं, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और नीचे वाले के बारे में आप जो सोच रहे हो वही सही है। एलिमिनेशन, एडिशन, ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसमें पहले कुछ निकाल लेते हैं फिर कुछ जोड़ देते हैं। सो दीज टू मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम these mechanisms, so we'd study at last of this chapter, okay, in दोनों के बारे में। Okay, so now still a question is there, how can we identify molecularity? So भैया molecularity आप पता नहीं कर सकते, molecularity आपको बताई जाएगी पहले से। वो अलग चीज है कि आप देख के कैसे पता करोगे रिएक्शन SN2 SN1, वो सब मैं बता दूंगा, आपको सिखा दूंगा। मॉलिक्युलरिटी फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में या तो आपने पढ़ी है या पढ़ोगे, ठीक है। वैसे क्या होता है, मैं थोड़ा और फील देता हूं। मॉलिक्युलरिटी किसी केमिकल रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं ये होता है। किसी केमिकल रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उससे होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आप कहोगे SN3 क्यों नहीं है, SN4 क्यों नहीं है, तो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, देन यू वुड गेट इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट रिएक्शंस विद हायर मॉलिक्युलरिटी। बहुत आसान नहीं होता हायर मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शंस। एक्चुअली मतलब ऐसी रिएक्शंस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट भी नहीं करती। सो रिलैक्स्ड। सो वी हैड कंप्लीटेड कंफर्मेशन, ऑप्टिकल मैकेनिज्म, कीटायन एंड रेडिकल। सो चीजें बढ़ रही हैं और आपका काम भी बढ़ रहा है। आपको हर एक चीज को कम से कम 2-2 पेज रोज रिवाइज करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर ये अब सारे अच्छे चैप्टर्स हैं, सारे बेहतरीन चैप्टर्स हैं। तुम्हें रिलैक्स करने का टाइम केवल रेडिकल तक था, यू कैन रिलैक्स, और रेडिकल ओके हो गया, आराम से करने वाला चैप्टर था। बट अभी सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार होंगी, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉपी के क्वेश्चन कर लेना, वो मैंने जो दिए ABCDE निकालना 5-5 पार्ट वाले। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और